चलो, ये समतल में गति हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। समतल में गति और सरल रेखा में गति, जिसको एक विमीय गति कहते हैं, ये दोनों यूनिट का ऑब्जेक्टिव बारी बारी से करवा रहा हूँ। तकरीबन 50 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आज 21 क्वेश्चन यहाँ है, 19 छपा हुआ, 2 और बता दूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान के एक कण को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। फिर कहता है प्रक्षेपण बिंदु के परितः कोणीय संवेग का परिमाण जबकि कण महत्तम ऊंचाई पर हो। क्या कह रहा है कि जब हम किसी को के एक कण को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, इसका फिगर कैसे बनेगा? जगह की कमी है, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। ऐसे करके v वेग से फेंका होगा और क्षैतिज से कितना कोण के साथ फेंका है? तो 45 डिग्री कोण पर। ये क्षैतिज के साथ यहाँ जो कोण बना है इस जगह ऐसे करके होगा। ये कोण कितना है? तो 45 डिग्री है। 45 डिग्री कोण पर फेंका गया। तब कहता है और v वेग से, ये वेग जो गया है, शुरू का वेग कितना है? वो v है। v वेग से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण बिंदु के परितः, इस बिंदु के परितः कोणीय संवेग का परिमाण जबकि कण का महत्तम ऊंचाई पर हो। यानी कि जब महत्तम ऊंचाई पर हो जाएगा तब कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग क्या होता है? J होता है। J बराबर होता है I गुणा ओमेगा, और यही फिर टूटता है I को हम लिख सकते हैं mr² इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा देखिए v बराबर ओमेगा इंटू आर आप पढ़े हैं, तो खाली ओमेगा बराबर v बटे आर कर सकते हैं, v बाय आर ना। तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? v बाय आर। आर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? एम वी आर। अब महत्तम बिंदु पर उसका वेग चाहिए, और r क्या है? r है जो कण का वेग की दिशा और कण के बीच का लंबवत दूरी। गति की दिशा और कण के बीच की लंबवत दूरी है। तो इस जगह वेग होगा क्या? वो चाहिए लंबवत दूरी। इसका क्या होगा? वेग का दिशा क्या होगा ये पता नहीं है। m तो m होगा। v क्या होगा? इस जगह v क्या होगा वो भी पता नहीं है। v और r चाहिए ना, तो j निकल जाएगा। चूंकि j बराबर m v r अब निकला। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, j बराबर I गुना ओमेगा, यानी कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। और जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है mr²। कोणीय वेग को हम तोड़ दिए, v बराबर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। v बराबर ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा फ्री करते हैं तो v बटे आर हो जाता है। ये v बटे आर रखते हैं, एक आर कट जाता है, तो j बराबर कोणीय संवेग बराबर हुआ mvr। हो गया। अब हमको v चाहिए, r चाहिए, m तो दिया हुआ m ही। तो यहाँ जानते हैं क्षैतिज से जब फेंकते हैं तो उसका 2 घटक जाता है, बीचों बीच जब जा रहा है 2 घटक होगा वेग का। एक v cos थीटा हो जाएगा और एक v ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कहते हैं? v sin थीटा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये कण ऊपर पहुंचते जाएगा मैक्सिमम, ये ऊपर ले जाने कम करता है, लेकिन जब अंतिम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां सब ऊंचाई नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये घटक शून्य हो चुका है। ठीक ना। और क्षैतिज घटक कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा जब भी प्रक्षेप की गति पढ़िएगा तो जीवन भर याद रखना, क्षैतिज घटक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज घटक पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्ध्वाधर घटक पर जी का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण एक ऐसा जगह आएगा, महत्तम ऊंचाई जब पहुंच जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, और ये शून्य होने के कारण फिर नीचे गिरने लगता है, फिर उसका वेग बढ़ने लगेगा और मैक्सिमम वेग के साथ टक्कर खाता है। ऐसा होता है कि कोई किसी भी पिंड को जितना संवेग से आप ऊपर फेंकिएगा ना, उसी संवेग के साथ जमीन पर फिर पहुंच जाता है। पहले तो उसका संवेग घटते 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 शून्य हो जाएगा और फिर वहां से बढ़ते 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 वही संवेग हो जाता है। इसलिए किसी पिंड को अगर फेंके ऊपर कहेगा संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो सीधे दुगुना हो जाएगा जिस संवेग से भेजे हैं और जिस संवेग से वो आया, उस दोनों संवेग को खाली जोड़ देना है।
क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर फेंके हैं तो -10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नीचे फिर आके होगा उसका, ये नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन खाली संवेग का बदल जाएगा, वो सदिश राशि इधर से डायरेक्शन बदलेगा और दोनों घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में माइनस कर देंगे, प्लस नहीं हो जाएगा तो दुगुना हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। खैर वो अभी नहीं है, अभी हमारा कोणीय संवेग निकालना है। तो इस जगह वेग अब क्या हो जाएगा, हमेशा स्पर्श रेखीय होगा, जैसे ये स्पर्श रेखीय है, इस जगह ऐसे होगा, इस जगह ऐसे होगा, इस जगह ऐसे सीधे हो जाएगा ना, क्षैतिज हो जाएगा, और इस वेग का मान क्या बच जाएगा यहाँ, v cos थीटा, क्यों v sin थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वेग का परिमाण हमको मालूम हो गया v cos थीटा, कितना हो गया, v cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, v cos 45 डिग्री अर्थात v cos 45 1/√2 v/√2, कोई दिक्कत। और r कितना होगा, तो r होगा, इस डायरेक्शन को पूरा बड़ा करके देखिए, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये और ये बिंदु और इस डायरेक्शन के बीच का लंबा दूरी 8 ना होगा, क्योंकि ये r जो है, r जिस बिंदु के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाला जाता है, जड़त्वाघूर्ण, ये जड़त्वाघूर्ण के सूत्र में है, उस जिस बिंदु परितः निकाला था वो बिंदु और उसके गति की दिशा के बीच का लंबवत दूरी है। तो गति ये हुआ, अर्थात इस दिशा में गति है, तो इस बिंदु और इसके बीच के, इस दिशा के बीच का लंबवत दूरी 8 होगा ना, अर्थात महत्तम ऊंचाई 8 होगा ना। अब महत्तम ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी होता है, बाय 2g होता है, 2g होता है, तो उससे आधा होता है, इसलिए महत्तम ऊंचाई जो आता है हाफ यहाँ लग जाता है, रेंज में u स्क्वायर बाई जी खाली रहता है, वहाँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। सूत्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि रेंज का सूत्र क्या होता है, तो रेंज क्या होता है u स्क्वायर बाय जी, उसमें होता है साइन 2 थीटा होता है ना। चलिए खैर इसका अभी कम नहीं है, अभी कम है इसका, तो साइन फिर 45 डिग्री रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 यहाँ भी तैयार होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री मान रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो नतीजा हो जाएगा u का मान क्या है, v, u तो v है ना जी, प्रारंभिक वेग है v से फेंके है, तो v cos थीटा v sin थीटा सब है, यानी हो जाएगा v स्क्वायर बाय 4g, v स्क्वायर बाय 4g क्या आ जाएगा, तो u स्क्वायर बाय 4g कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और थीटा का मान और साइन 45 1/√2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और 2 यहाँ है तो 4 नहीं हो जाएगा। तो अब ये मान हो गया मालूम हमको, ये मान हो गया v cos थीटा का, ये हो गया h मीन्स हो गया यहाँ लंबा दूरी, ये r ही हो जाएगा यहाँ h। अब सब का मान अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो क्योंकि जगह की कमी है, और आप देखिए अब j बराबर क्या निकल जाएगा, तो j बराबर निकल जाएगा m मीन्स m, वेग का कौन सा महत्तम ऊंचाई पर कौन सा वेग है, v cos थीटा है, v sin थीटा 0 हो चुका है, v cos थीटा मीन्स v/√2, v cos थीटा का अर्थ कितना हो गया, v/√2, क्योंकि cos 45 डिग्री है, गुने फिर क्या है r मीन्स ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी, r है लंबवत दूरी जिसको हम महत्तम ऊंचाई करें, और ऊंचाई निकल गया v स्क्वायर बाय 4g, v स्क्वायर बाय 4g, अर्थात इसको हम कह सकते हैं mv³ बाय 4√2g। ये ऑप्शन कहीं होगा इसमें, देखिए mv³ बाय 4√2g है ना, mv³ बाय 4√2g, बहुत स्टैंडर्ड हिसाब है, ये बनाना आसान नहीं है, ठीक ना, मैं बड़ा तोड़ के बताया हूँ, आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे बताने के बाद, इतना तोड़ के बताया उसको समझ जाना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि सूत्र कहाँ से आया, सब सूत्र में इस्तेमाल कर लिया। चलिए ठीक है, इसको जरा साफ कर लो, जगह की कमी। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर फिर 20 मीटर पूरब, पहले कोऑर्डिनेट बना लेंगे, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट बना लिए। अब कहता है वो इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु से चलना चालू किया है, 30 मीटर उत्तर, यहां से कितना जाएगा 30 मीटर उत्तर, ये चला गया 30 मीटर उत्तर। आगे फिर कहता है 20 मीटर पूरब, पूरब इधर को कहते हैं, 20 मीटर गया पूरब। फिर कहता है कि दक्षिण पश्चिम 30√2 मीटर तक कहां चला है,
दक्षिण पश्चिम चला है 30√2 मीटर तक। कितना चला है? 30√2 मीटर तक चला है, दक्षिण पश्चिम चलता है, तब प्रारंभिक स्थान से उसका विस्थापन क्या होगा? 30√2 मीटर अगर ये चला है दक्षिण पश्चिम, तो किधर चला होगा? ऐसे भी देखिए, एग्जैक्ट दक्षिण पश्चिम अगर चलना है, जैसे इस प्रकार का आकृति हो, तो यहां से हम एग्जैक्ट दक्षिण पश्चिम कैसे चलेंगे? 45 डिग्री के कोण पर। इसके बीच में पक्का 45 डिग्री के कोण पर चलेंगे तभी चल सकते हैं, ठीक ना। और 45 डिग्री कोण चलने के लिए ये भुजा बराबर लेना पड़ेगा, तभी तो 45 डिग्री होगा। अर्थात ये भुजा बराबर होगा तब तो 45 डिग्री होगा। एग्जैक्ट दक्षिण पश्चिम के लिए बात समझ रहे हैं? अगर हम इसको मिलाते हैं तो एक तरफ ज्यादा कोण एक तरफ कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देख नहीं रहे हैं, आकृति नहीं देख रहे हैं? ये भुजा बड़ा हो जा छोटा हो जा रहा है, ये भुजा बड़ा हो जा रहा है, दोनों बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री अगर समकोण में 45 डिग्री डिवाइड करना है, तो इधर का भुजा जितना है उतने इधर का भुजा रहेगा, तब ये एग्जैक्ट वर्ग बनेगा, तब 45 बनेगा। ये सब 6वां 7वां 8वां का रूल है, ठीक ना। तो अब इसको दक्षिण पश्चिम चलना मतलब बीचों बीच चलना, बीचों बीच चलना मतलब 45 डिग्री कोण बनाएगा। अगर हम 45 डिग्री कोण लेना चाहेंगे, 45 डिग्री कोण से तो इस प्रकार का दिशा हो जाएगा, ना हो जाएगा। और ये 20 है तो ये भी 20 से भाग लेना पड़ेगा, 10 इधर आ जाएगा। बात समझे? तो इस टाइप का वो वहां से चलते हुए आ गया कितना दूर तक? तो 30√2 मीटर तक। कितना आ गया? 30√2 मीटर तक। बात समझ रही है? बात आप समझिए जरा सा, फिर समझिए। यहां से यहां तक गया 30 मीटर, यहां से यहां तक गया 20 मीटर। 20 मीटर में आप कहता है दक्षिण पश्चिम चलना है। ये तो पूरब हो गया हमारा, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और उसको चलना है दक्षिण पश्चिम। एग्जैक्ट दक्षिण पश्चिम जिस बिंदु से चलना चाहेंगे ना, तो उसका दोनों तरफ 45 कोण होना चाहिए, ठीक। अगर हम यहाँ 45 करते हैं और इधर भी 45 कर देते हैं, तो ये 45 है, तो ये तो कितना होगा? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट उत्तर से सीधे दक्षिण गए थे, 90 डिग्री होगा ना जी। तो यहाँ 45 है, तो ये कितना होगा? 45 नहीं होगा रे? 45 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 को क्रॉस करते हुए पार होगा, ठीक ना। तो 10 इसका इधर चल जाएगा, और यहां से यहां तक का दूरी, अब बिंदु का नाम रख देते हैं। इसका नाम अगर हम कहते हैं A B C D E, इधर जहां आ जाए, इधर का हमको कोई मतलब नहीं है इससे, जहां आ जाए। लेकिन अब आप एक चीज देखिए कि DC दूरी कितना हो जाएगा? 20√2 नहीं हो जाएगा? जबकि C से आगे E तक जो गया ये 30√2 है। C से E तक कितना दूर गया है? क्योंकि लिखा है साफ। फिर 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है, यहां चला है, रुका नहीं है। यहाँ जो कुटुंब यहाँ से चलना चालू किया, ये कुटुंब यहाँ से यहाँ उत्तर किधर चला? पूरब। अब पूरब में इनका मन हो गया चलेंगे हम इधर दक्षिण पश्चिम, ये चलना चालू किया, चलते 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 इस दिशा में आ गया। अब हिनी रुका है कहाँ? 30√2 मीटर पर। तो जहाँ है भाई इनका मन, यहाँ होगा बाबूजी का घर, यहाँ ससुराल होगा, यहाँ से चलना चालू क्या, चलते 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 30√2 मीटर तक आ गया। अब कह रहा है उसका विस्थापन, प्रारंभिक स्थान से उसका विस्थापन तो ये और ये बीच की दूरी हो जाएगा, लंबा दूरी ना हो जाएगा। लेकिन हम समस्या ये है कि कैसे ये ट्रेंगल अगर हमको मालूम हो जाए तुरंत निकल जाएगा। इस ट्रेंगल का सब भुजा मालूम होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। ये 20 है, ये पूरा 30 था, इधर हम 30 को काट के 20 और 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम एग्जैक्ट चला, इसलिए यहाँ 45 है तो यहाँ 45 है। ये 45 है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा, दो डायरेक्शन के बीच सीधे को 90 डिग्री होता है। तो अब हमको मालूम 20 हो गया, तो इतना सा C से लेकर के D तक कितना होगा? 20√2 होगा ना, होगा। पाइथागोरस पर में लगा के देख लीजिएगा। 20 स्क्वायर जोड़ 20 स्क्वायर पर रूट अंडर, यानी 400 जोड़ 400 पर रूट अंडर, 800 पर रूट अंडर, उसको फिर 400 गुना 2 कर देंगे, अंडर रूट 400 का वर्गमूल 20 निकल जाएगा, 20√2। जबकि आया है कितना? 30√2। तो 30√2 में 20√2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 10√2। अब ये 10√2 भुजा है कर्ण और ये भुजा है 10, तो ये तो भुजा साफ नहीं दिख रहा है, 10 होगा, 10 नहीं होगा। ये 10 हुआ तब तो ये 10√2 हुआ, तो ये 10 हो जाएगा। उत्तर 10 ऑप्शन में है कहीं? यहाँ 10 मीटर पश्चिम हो जाएगा सीधे। देखिए 10 मीटर यहाँ से किधर हुआ? पश्चिम नहीं हुआ,
10 मीटर पश्चिम हो जाएगा। ऐसे आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, इतना स्क्वायर घटाओ इतना स्क्वायर पर रूट अंडर, ये अपने निकल जाएगा क्योंकि ये कर्ण हो गया ना। बात समझे? ठीक है, बहुत वीआईपी सब हिसाब है, साधारण हिसाब नहीं है ये सब। ठीक, चलो 3 नंबर कि एक गेंद जिसकी कुल गतिज ऊर्जा E है 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी है, इसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जैसे ये है, ऐसे करके फेंक दिया, पहुंच गया है ना। एक गेंद था, उसको यहां से फेंक दे। अब यहाँ ना तो कोण दिया है ना वेग दिया है। कोण दिया है 36 से 45 डिग्री के कोण पर, कितना कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर पिंड को फेंक दिए। एक बॉल था, उसको फेंक दिया करते आएगा। कितना ऊर्जा देखिए भैया E, काइनेटिक एनर्जी कितना है E, और E बराबर सूत्र क्या आता है? हाफ mv²। तब कहता है उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? थी मैं सरल सूत्र लगा के भी इसको निकाल सकता हूं। कैसे? तो बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहां इसका वेग क्या हो जाता है? वेग क्या होता है? v रहेगा। अगर हम v वेग से फेंकेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? v cos थीटा। बैल बाबा इधर था v cos थीटा और इधर है v sin थीटा। और उच्चतम बिंदु जब पहुंच गया, इसका मतलब ये हिनका कैपेसिटी छीन हो गया, ठीक ना। v sin थीटा यहाँ कमजोर हो गया, अब ये पुनः कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक ना। अब जो करेगा यही करेगा, ये यहाँ जाकर के जाते जाते घटते घटते शून्य हो गया, मर गया। अब ये अब केवल v cos थीटा के कारण ये आगे बढ़ेगा। ये हमेशा नियत रहता है, जी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 36 दिशा में जी कुछ करता है क्या? जी का क्रम है केंद्र बेला ना ले जाना कभी। अब यहाँ जो है केवल है v cos थीटा, तो इस जगह गतिज ऊर्जा का हम निकालना चाहेंगे। v की जगह v cos 45 डिग्री अर्थात v/√2। तो जब वेग मालूम हो गया, द्रव्यमान बढ़ता है घटता है? नहीं है। इंटर में द्रव्यमान घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक ना। तो सीधे गतिज ऊर्जा जब हमको वेग मालूम हो गया, वेग घट के ये हो जाएगा, सीधे हाफ mv² फिर लगा देंगे। हाफ v की जगह v/√2 पर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये v है, ये √2 है, ठीक है। ये क्या है? √2 है। तब करते हैं कम, हाफ mv²/2। 2 इधर कर देते हैं, ये 2 इधर कर दे, हाफ mv²। हिनखो मान यहाँ है कितना है? E, अर्थात पहले का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा बे, हाफ सीधे हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? हाफ का ही नहीं है, ये है बी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या मजा नहीं लगा? मजा है ही इसमें। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसी प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ के शिखर पर वेग तथा त्वरण की दिशाएं क्या होती है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है यार, ये है। इसको प्रक्षेप कर दिए। प्रक्षेप पथ कौन टकराता है? ये तो ट्राजेक्टोरी कहलाता है ना। तो कहता है इसका महत्तम प्रक्षेप पथ के शिखर, शिखर किसको कहते हैं? इस बिंदु को। यहां कहता है वेग का दिशा। बताइए वेग का दिशा किधर होगा? इधर नहीं होता है v cos थीटा, इधर वाला तो v sin थीटा 0 हो जाता है। तो केवल और केवल ये दिशा रहता है। तथा त्वरण किधर लगता है? धरती खींचते रहता है। गुरुत्वीय त्वरण किधर लगता है? गुरुत्वीय त्वरण इधर लगता है, ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है और वेग इधर है। इसलिए 36 v cos थीटा को वेग ना घटाता है ना बढ़ाता है, ठीक ना। लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण जो ऊपर वाला v sin थीटा को 0 किया है, वही फिर पुनर्निर्माण होने लगता है, ठीक ना। चलो, तो वेग का दिशा महत्तम बिंदु पर किधर हो जाता है? पूर्व की ओर। और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की ओर। 90 डिग्री कौन हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन दिया होगा। प्रक्षेप परस्पर समांतर नहीं, परस्पर विपरीत नहीं, परस्पर 45 डिग्री कोण पर नहीं, परस्पर लंबवत। हाँ, लंबवत खाली हो जाएगा। देखिए दोनों लंबवत 90 डिग्री कोण है। हो गया खत्म। एक गोला एक व्यक्ति द्वारा v वेग से 36 से थीटा कोण पर r दूरी पर एक पहाड़ी की ओर दागा जाता है।
दाग देते हैं, हम भी दाग देते हैं। पहाड़ी की तली से कितनी ऊंचाई पर गोला टकराएगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या जानते हैं? कहता है कि एक गोला एक व्यक्ति द्वारा भी वेग से फेंका गया, वेग से फेंक देंगे, ऐसे जाएगा प्रक्षेप। थीटा कौन से फेंका गया? कौन थीटा है? आर दूरी पर एक पहाड़ी की ओर दागा जाता है। चलो देखो, यहाँ व्यक्ति की जगह तोप था, ठीक ना, क्योंकि तोप भी फेंकता है थोड़ा स्पीड से, व्यक्ति फेंकेगा थोड़ा आराम से, तो कंसीडर कर लिए थे, लेकिन क्वेश्चन में तोप मिलेगा आप लोग को, बुक में तोप दिया होगा। एक गोला एक तोप द्वारा भी वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर आर दूरी पर एक पहाड़ है। आर दूरी पर क्या है? एक पहाड़ है। इस पहाड़ी की ओर दागा जाता है। अब पहाड़ इस जगह है कि इस जगह है, इस जगह नहीं जानते, जहां भी है आर दूरी पर। कितना दूर पर है? आर दूर पर ना, पहाड़ी का दूरी आर है। तो कहता है पहाड़ी की तली से कितनी ऊंचाई पर गोला टकराएगा? तब कहता है ये जो पहाड़ है इसको थीटा कोण से फेंक देंगे तो कितना ऊंचाई से जाके टकराएगा? क्या यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा? हो सकता है पहाड़ बहुत बड़ा है ना, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एक्स और वाई का रिलेशन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नहीं? कितनी ऊंचाई पर? मान लेते हैं इसको एच ऊंचाई पर, तो y इसको कह देंगे और ये x कह देंगे। x y का रिलेशन आप परवलयिक समीकरण जो तैयार किए थे वहां क्या पढ़े थे? y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ, क्या पढ़े थे? बोल जल्दी बोल बैल। जी आर स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। तो ये ऑप्शन कहीं होगा। यहाँ y की जगह कर देंगे h, इसको कर देंगे r tan थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं होगा ये ऑप्शन। तो साइन थीटा इतना ही होगा, कॉस थीटा नहीं होगा, tan थीटा देखो यहाँ मिल गया। अब देखो यहाँ r tan थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r tan थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन वाला नहीं होता है, कॉस वाला होता है, ठीक ना। तो ये हो गया सी नंबर। समझ में आया? ये सूत्र रेट डायरेक्ट पूछा है, ठीक। संगमरमर ए को ऊर्ध्व गिराया गया, दूसरा अभिनत संगमरमर बी उसी स्थान से उसी क्षण क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया, तब क्या होगा? अब देखिए कहानी क्या है। कहानी है थोड़ा मजेदार, जरा सा साफ करना होगा। हो गया? देखो स्मार्ट बोर्ड के अभाव के कारण थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। सब दिल्ली पटना सब खरीद के ले आऊंगा बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लेना है। एक संगमरमर ए को ऊर्ध्व गिराया गया, दूसरा अभिनत संगमरमर बी उसी स्थान पर उसी क्षण क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया। तो इसका मतलब ऊर्ध्व गिराया गया, ऊपर से गिराया गया है, ठीक ना। तो छत पर दोनों बैठा होगा, चढ़ के यहां बैठा है, ठीक ना। इसको सीधे नीचे गिरा दिया, ये जगह टपका दिया, पत्थर यहां आ गया। फिर कहता है दूसरे को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया, एक तो इधर फेंक दिया, ये भी धरती पाएगा क्यों? आसमान में रह जाएगा, धरती पाएगा। पत्थर पक्का पर चढ़ के नहीं गिराए हम लोग, छत पर चढ़ करके डेरी डेला गिराते हैं, कभी मार देते हैं, इधर फेंक देते थे। बच्चा में तो पूरा सब शरारत करते रहता है आदमी। तो एक तो गिरा दे, यहाँ गिरा, लेकिन क्या क्या वो एक ही बार दोनों काम क्या था, ऐसे करके ऐसे गिरा दिया था, ठीक ना। एक ऐसे करके गिरा दिया, या पैसे से ठल दिया, ऐसे गिरा दिया। बात मुझे एक ही बार कंसिडर कर लीजिए, एक ही बार दोनों फेंक देंगे, एक तो क्षैतिज में और एक तो। तब कहता है पहले कौन जमीन पर गिरेगा? क्या होगा? क्या ये पहले गिरेगा, ये पहले गिरेगा, दोनों साथ में गिरेगा? तो क्या होगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये ऊंचाई और ये जो यहाँ गिरेगा टाइम उड़ान काल ना, इसका उड़ान काल और टाइम के बीच का रिलेशन हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं कुछ हाइट का व्यंजक जानता हूँ। क्या जानता हूँ? h बराबर जानता हूँ, सूत्र होता है h बराबर होता है u स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा, और फ्लाइट काल टाइम बराबर सूत्र होता है u साइन थीटा बाय g होता है। मैं इन दोनों का रिलेशन पहले ढूंढ लूं कि ये टाइम और हाइट के साथ क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है क्या? तो देखो क्या रिलेशन है। यहाँ स्क्वायर है ना, h इसमें अगर घुसाना चाहेंगे तो कैसे घुसेगा? इसी को फ्री थोड़ा कर देते हैं कि इसके साथ मैं अगर कर दूं, ये एक तो g और ला देता हूं, केवल g गुना कर दूं, भाग कर दूं,
ठीक ना। तब क्या फायदा क्या होगा, इससे फायदा तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेता हूँ कम, u यानी कि सॉरी 1/2 बाहर में कर दीजिए, 1/2 किधर लिखिए, इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक ना। एच बराबर ये जी और ये हाफ g/2 लिख सकते हैं, g/2 लिख सकते हैं। अब इधर क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर बचा, सब स्क्वायर में है तो u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसी जगह के टाइम है तो h बराबर g/2 t पर स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा 2h बाय जी बराबर टी स्क्वायर बचा, 2h बाय जी, ये भागा में गुना में आ गया, जी गुना भागा में चला गया। अब इसको भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हाइट के अनुसार टाइम निकलेगा। ये क्या पता, इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम जो है केवल हाइट और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। बात बुझे, किधरों फेंक देंगे तो टाइम किस पर निर्भर करेगा, क्षैतिज दिशा में फेंको या सामने फेंको, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम निर्भर किस पर कर रहा है, केवल और केवल हाइट और गुरुत्वीय त्वरण पर। और गुरुत्वीय त्वरण भी कांस्टेंट है, मात्र और मात्र हाइट पर निर्भर कर रहा है, इसको वेलोसिटीज भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ गिरने में समय लगा वही यहाँ आने में समय लगेगा। बात समझे, ऐसा ऑप्शन होगा कहीं, ए पृथ्वी बी से पूर्व पहुंच जाएगा नहीं, बी पृथ्वी ए से पूर्व पहुंच जाएगा नहीं, दोनों ए व बी पृथ्वी पर एक ही क्षण पहुंचेंगे। देखिए मिल गया ना, बात समझे। कैसे पता चला, हम हाइट का व्यंजक जान रहे थे और टाइम का व्यंजक जान रहे थे, मैंने कि टाइम ऑफ फ्लाइट का, उड़ान काल का, और दोनों को हम क्या किए, मिक्सिंग कर दिए, तो दोनों के बीच का रिलेशन दिख रहा है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो केवल हाइट पर निर्भर करता है। इसको वेलोसिटी से भी कोई मतलब नहीं रहा, देखते हैं वेलोसिटी सब गायब हो गया, केवल हाइट चाहिए। यहाँ तो वेलोसिटी एंगल सब था, सब कुछ से मतलब खत्म हो गया, ना वेलोसिटी रहा ना एंगल रहा, कुछ नहीं रहा, सीधे हाइट चाहिए। तो हाइट तो जमीन से हाइट जो है तो वो हाइट कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ गिरे और यहाँ गिरे, यहाँ भी हाइट लेना पड़ेगा तो वही सीधे जाना पड़ेगा ना, तो हाइट पर निर्भर करता है, इसलिए दोनों का समय समान होगा। ठीक है, थोड़ा मिटा लूं। नंबर 7, एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर फेंकने पर उसकी परास 1.5 किलोमीटर है, क्षैतिज से 45 डिग्री फेंकने पर परास कितना हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया है कि प्रक्षेप को क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर फेंकते हैं, कितना डिग्री कोण पर 15 डिग्री कोण पर, तो उसकी परास 1.5 किलोमीटर है। रेंज बराबर सूत्र क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब यहाँ है u स्क्वायर साइन 2 गुना 15 डिग्री, पहले 15 डिग्री पे क्या है, 15 डिग्री पे क्या है, फर्स्ट वाला कितना है 15 डिग्री, जितना भी जाए 15 डिग्री पे का है 15 डिग्री, और दूसरा फेंकेगा कितना से 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री है, तो दूसरा अभी छोड़िए, गोली मारिए, पहले 15 डिग्री लेकर के बढ़ते हैं। 15 डिग्री फेंकेंगे तो रेंज बराबर सूत्र ये हम जानते ही हैं, बाई जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री का मान हाफ हो जाएगा, यानी हाफ गुना u स्क्वायर बाय। अब आगे कहता है, फिर कहता है इसको क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकने से परास क्या होगा। देखिए जरा सा, R1 इसको कर देते हैं, इसको R2 करते हैं, u स्क्वायर बाय जी साइन 45 डिग्री में मतलब 45 दूनी 90 हो जाएगा, ना जाएगा, यानी कि खत्म हो 1 बन गया, यानी कि u स्क्वायर बाय जी सीधे हो जाएगा। और यहाँ R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, परास 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर में है, तो इसको गुना कर देंगे सीधे कितना हो जाएगा 3 u स्क्वायर बाय जी, अर्थात u स्क्वायर बाय जी का वैल्यू इधर दिख रहा है 3 किलोमीटर, और यहाँ सीधे u स्क्वायर बाय जी ये निकल गया, R2 नहीं निकल गया, अर्थात कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर।
क्या कठिन लगा? पहले 15 डिग्री वाला सूत्र पर लेके सरल किए, आर भी मालूम था, एंगल मालूम है, सब सरल किए तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू निकला। 45 डिग्री लेके करते हैं सरल तो सीधे R2 निकल जाता है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी उधर 3 किलोमीटर निकला है, 3 किलोमीटर हो गया, इसमें परेशानी क्या है? चलिए ठीक। एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। फिर हम पहले 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंक देते हैं। कितना कोण पर? 30 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, फेंक दिए। जिसकी गतिज ऊर्जा E है, पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? पथ का सबसे उच्चतम बिंदु पर जाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो अभी देखिए 30 डिग्री कोण पर जब फेंकेंगे तो जो भी वेग होगा मान लेते हैं v वेग से फेंकते हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ होगा हाफ mv² और v वेग से फेंके ही थे, मान लिया v वेग से फेंके, ये भी यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ जो जाएंगे इस जगह तो v cos थीटा v sin थीटा दोनों मिक्सिंग है, दोनों कम करा है, लेकिन यहाँ आते आते ऊर्ध्व घटक 0 हो जाएगा, खाली बच जाएगा कौन? v cos थीटा अर्थात v cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मतलब v गुना √3/2। वाह, अब वेग के जगह ये कम करेगा, तब गतिज ऊर्जा, फिर नया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो हाफ m v के जगह आ जाएगा v गुना √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3/4 ना, ये 3/4 होगा ना, v² 3/4 आगे कर देते हैं इंटू हाफ mv², इसको स्क्वायर कर दिए, v² इसी जगह छोड़ दिया, √3/2 का होल स्क्वायर बाहर खाली कर दिया, ठीक नहीं, इधर सामने में लिख दिए। तो ये तो पुराना गतिज ऊर्जा नहीं दिखने लगा, पहले E था ना जी, E1 इसको कर देते हैं, या E दिया है पहले, इसको E2 कर देते हैं, तो E2 जो है कितना निकल गया? इतना गुना वही पुराना E, पहले गतिज ऊर्जा कितना था? कोण पर फेंकी जाती है जिसकी गतिज ऊर्जा E था, यानी हाफ mv² का मान कितना था? E था, तब क्या होगा? 3/4 गुना E, तो ऑप्शन में होगा कहीं 3/4 गुना E है ना, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। वेग मालूम है, कोण भी मालूम है, और वेग कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं। 30 मीटर प्रति, v का मान दे दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फेंकी जाती तो क्या होता है? फेंके जाने के 1.5 सेकंड पश्चात वह क्षैतिज से कोण कितना बनाएगी? 1.5 सेकंड पश्चात क्षैतिज से कोण क्या बनाएगा? वो 1.5 सेकंड के बाद उसका क्षैतिज से क्या कोण बच जाएगा? 1.5 सेकंड के बाद, कितना देर के बाद? 1.5 सेकंड के बाद। अब फेंके हैं कितना? v बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड से? कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड से ना, 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंके हैं। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पहले जान ले, 1.5 सेकंड में कितना दूर, ये पूरा जाने में, इसको यहाँ से फेंक दे जमीन पर, गिरने में कितना समय लगेगा ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है 1.5 सेकंड में पहले ही गिर जाए, हो सकता है 1.5 सेकंड के पहले ही गिर जाएगा, या 1.5 सेकंड में ये आधा दूर तक जाए, 3 सेकंड निकल जाएगा तो आधा दूर जाएगा। तो 1.5 से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, बात समझ रहे हैं? उड़ान काल t बराबर u sin थीटा बटे g, u का मान 30 मीटर प्रति सेकंड, साइन 30 डिग्री बाय जी का मान 10, 30 गुना साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, अब बगल में 10 है भी, ये एक बार में कट गया, 2 1.5 हाँ 3 नहीं कटेगा, 1.5 सेकंड, मतलब टाइम में फ्लाइट ही बता रहा है 1.5 सेकंड लगेगा, और ये कह रहा है उच्चतम बिंदु 1.5 सेकंड पश्चात यह क्षैतिज से कोण बनाएगी। जब यह जाकर के जमीन पर गिर गया, अब क्षैतिज से कोण कितना रह गया? 0 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री गया, धीरे धीरे देखिए 30 क्या हो जाएगा? इसके और इसके बीच का कोण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये वेग तो आप वेग क्षैतिज का दिशा इधर है, ऊर्ध्वाधर खत्म हो गया यहाँ, हाँ नीचे हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वेग का दिशा यहाँ फिर इधर हो जाएगा, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर का दिशा, क्षैतिज का दिशा हमारा यही रह जाएगा। तो 1 मिनट जरा सा, तो समझ में आ गया कि ये वस्तु जाकर के यहाँ क्या होगा? गिर जाएगा। इसका वेग का दिशा यहाँ हम कह सकते हैं, हालांकि यहाँ 0 हो जाता है वेग,
ना, जाके टकराएगा, टक्कर के बाद शून्य वेग हो जाता है ना, वेग शून्य हो जाएगा टक्कर के बाद। तो वस्तु और वस्तु का पूछ रहा है, वस्तु क्षैतिज से इतना कोण पर फेंका गया है, तो वस्तु का कोण अब 0 डिग्री बच जाएगा, ठीक ना। ये 30 डिग्री रहता है तो ऐसे रहेगा, वस्तु ऐसे यहाँ जाके हो जाएगा, लेकिन वस्तु आके जमीन पर गिर जाता है तो क्षैतिज से 0 डिग्री कोण उसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करे। अब देखिए सामान्य क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके, मान लेते हैं थीटा कोण पर फेंकेंगे, ठीक ना, कि वह अधिकतम दूरी तय करे। ये रेंज जो इसका बने ये अधिकतम बने, तो रेंज बराबर सूत्र क्या होता है, रेंज बराबर सूत्र होता है u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा होता है। और रेंज का अधिकतम मान कब होता है, जब साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाए। कितना हो जाए, साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाए, और 1 होने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 90 डिग्री, यानी साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, अर्थात एंगल बराबर हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा कितना चाहिए 45 डिग्री। 45 डिग्री कोण पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी पहुंचेगा। ये तो थ्योरी में भी पढ़े थे, 45 ऑप्शन होगा, देखिए है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, प्रक्षेप का कोण मान क्या होगा। किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, यानी कह रहा है ये जो r है ये 4 गुना h के बराबर है। बात बुझे कि क्षैतिज परास जो है वो महत्तम ऊंचाई का कितना है, 4 गुना है। तब कहता है कितना कोण से फेंके होंगे, पता नहीं, ये कंडीशन लेके आगे बढ़ जाएंगे, अपने पता चल जाएगा। r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा, और ये होता है 4। h का क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। अब इसको सरल करते हैं, ये 4 है, अब गुना में है तो इसको चाहेंगे तो खत्म कर सकते हैं, कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है 4 गुना साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से चाहते थे ये कटा सकते थे। अरे ये 2 तो ऐसे भी ये सब मिलके खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 2 खत्म हुआ, खत्म हो गया। अब यहाँ तक एक तो साइन खत्म हो जाएगा, क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, दोनों साइन कॉस दोनों बराबर कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है ना, होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हुआ, इधर लो 2 थीटा हुआ, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री पर हो जाएगा ये केस बराबर, ये 45 डिग्री होगा, कहाँ है डी नंबर हो जाएगा उत्तर, सी नंबर है, हाँ सी में सी उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन तक बताया, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 12 से लेकर के आगे, ठीक है।